स्वागत है आपका नई वीडियो में। मेरा नाम हर्षित है। मैं अपनी बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहाँ से आ रहा था, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप चिलचिलाती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। तो मैंने साफ किया और गहरी सांस ली। आसपास देखने लगा कि आज तो सूरज भी आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले ही अपनी ज़िंदगी में इतने धक्के खा खा कर मैं तंग आ चुका था। ऊपर से आज इस गर्मी ने भी मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छांव बनाने की तलाश करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने शरीर को ठंडक ही पहुंचा लूं। सड़क किनारे में तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक पेड़ नजर आया। मैं उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप ही धूप थी। इस पेड़ की छांव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही मैंने पानी पीने के लिए मुंह लगाया तो पानी भी ख़त्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी मुझे नल नज़र नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। एक मैं ही था जो बेरोजगार और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आसपास नज़रें दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी का अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नल दिख जाता तो मैं उस बोतल को ही भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी ने मेरे आगे हाथ बढ़ा दिया। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही उस हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफ़ेद हाथ था। उसने सोने की अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियाँ पहन रखी थी। मैंने जब सामने की तरफ उस इंसान की तरफ देखा तो मैं चौंक गया था। वो एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 40 साल लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका शरीर ऐसा था जैसे किसी 20-25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, ये लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही थी ना? मैं वहाँ दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। जैसी तुम्हारी हालत है, तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। मैंने ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा, क्योंकि अब मैं भी ज़्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता था। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैं वो पानी ख़त्म कर चुका था। मैंने वो बोतल उस औरत को वापस कर दी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफ़ी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफ़ी अमीर लग रही थी। उसका हुलिया बता रहा था कि वो बहुत अमीर और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। मैंने उस औरत को थैंक यू कहा और उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर पास में ही अपने जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब है कि मिल ही नहीं रही। मैं भारत के ही कई बेरोज़गार लड़कों में से एक हूँ। काफ़ी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। जानता हूँ कि हर जगह सिफारिश के थ्रू ही नौकरी मिल पाती है, लेकिन मेरी सिफारिश लगाने वाला तो कोई भी नहीं है। मेरे इतना पढ़ा लिखा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। फ़िलहाल आपका थैंक यू। मैंने उस औरत को 1-2 बार फिर थैंक यू कहा और जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने की सब्ज़ी वगैरह भी लेकर जानी थी। मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए
कुछ लेकर जाता, तभी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलना था, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। इस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रिक्शा में भी पैसे ही दिए जाते हैं, कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता। और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था। अभी मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो गुलाबी साड़ी वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि उस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी? यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वो मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तो एक सेकंड के लिए मैं रुक गया था। मेरे रुकने पर वो भी रुक गई और फिर स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और लगातार मुझे देखने लगी। उस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वो औरत कोई मेंटल सी लगने लगी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी मेरे बीच में आ रही थी और मैं उस औरत की चालाकी को अच्छे से समझ रहा था। मैंने घूर कर उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करती हुई आ रही हो? मैंने आपको थैंक यू बोल दिया है, क्या अब आपको पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? वो मेरे शब्द सुनकर मुस्कुराने लगी थी। उसी टाइम उसने अपने पर्स से एक एनवलप निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। उस एनवलप को देखकर मुझे शौक लगा था कि क्या था इस एनवलप के अंदर और ये औरत इसे मुझे क्यों दे रही थी। मैंने एनवलप खोल कर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लग गया था। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे जिनको मैं गिन तो नहीं सका था, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वो लाखों रुपए थे। मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। इधर मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये ही पड़े हुए थे और ये औरत कह रही थी कि ये 5 लाख रुपए हैं, ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं, मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम इन 5 लाख रुपए के मालिक बनना चाहोगे? उस औरत की बात सुनकर मैं तो बड़ा हैरान रह गया था। आखिर किस काम के लिए वो 5 लाख रुपए दे रही थी? मैंने सवाल किया कि आप ये 5 लाख रुपए मुझे क्यों देना चाहती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आपकी और मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है। फिर आप मुझे इतने ढेर सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो? आप मुझे पैसे क्यों देना चाहती हो मैडम? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? वो औरत मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली के साथ बातचीत करते हैं। वो औरत मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। ये औरत 5 लाख रुपए मुझे देने वाली थी। मैं तो 5 लाख रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं होती। कम से कम मुझ जैसे गरीब के लिए तो ये पैसे कम नहीं थे। इन 5 लाख रुपए से तो मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे थे और चलते चलते वो औरत मुझे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर आने के बाद हम दोनों एक तरफ को बैठ गए थे। उसने वेटर से कहकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और वो फ़ोन पर बातें करने के लिए चली गई। इतनी देर में चारों तरफ होटल को नज़र दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था। ये काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर अमीर लोग ही आया करते थे। मैं तो कभी ऐसे होटल के पास से भी होकर नहीं गुजरा था, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वो औरत मेरे पास आकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा, कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पीते पीते बातें करते हैं। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ना जाने ये औरत मुझसे क्या बात कहने वाली है। वो अपने मोबाइल में ना जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं ये मुझसे कोई ऐसा वैसा काम करने के लिए तो नहीं कहेगी जिसे मैं नहीं कर सकूँगा। मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने सादगी से गुजार दी।
मैं कोई गैर कानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया था। मेरी तो कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो उसने मुझे काम बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी का लड़कों में बहुत इंटरेस्ट है। यकीन मानो, वो तुम जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकूँ। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो औरत इतनी ज़्यादा पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मुझे उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भला एक औरत इस तरह की लिमिट क्रॉस कर देने वाली बातें भी कर सकती है। वो अपनी बेटी के लिए किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वो रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं कहने लगा कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगा था कि उसने फिर से वही एनवलप 5 लाख वाला मेरे सामने रख दिया। उसने उस एनवलप से 5 लाख रुपए निकाल कर लहराए और इन पैसों को वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत ने तो मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी आने वाली ज़िंदगी को सुधारना चाहता था और मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं से मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। ये मेरे पास एक गोल्डन चांस था जिसे मैं मान लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाती। मैंने उस औरत को देखा जो पैसा हाथ में हिला हिला कर अपनी अदाएँ दिखा रही थी। वो मुझसे कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। एक रात की ही तो बात है और फिर एक रात में ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने की तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ एक रात गुजार सको? ये बात कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं? क्या इस औरत की बात मान लूं या इस औरत को इनकार कर दूं और घर चला जाऊं? घर में भी बहुत ज़्यादा तंगी आई हुई है। मेरी माँ भी बीमार है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक जवान बहन भी है जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरे अलावा मेरी बहन और माँ का कोई सहारा भी तो नहीं है। हमारा छोटा सा ही घर था। मेरे पिता भी काफ़ी सालों पहले मर चुके थे। मेरी माँ के पास भी कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं था तो बेरोजगार ही। मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने 5 लाख रुपए में से मुझे 50,000 रुपये एडवांस दे दिए थे। वो पैसे देकर कहने लगी, ये लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर ऐश करो। बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। मैं भी वो 50,000 रुपये लेकर अपने घर की तरफ चला आया था। उस औरत ने मुझे अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस भी दे दिया था और बता दिया था कि मुझे किस टाइम उसके घर पर जाना है। मैं अपने घर गया तो मैं बाज़ार से खाना लेता हुआ चला गया था, क्योंकि मुझे घर लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। इसलिए मैं होटल से ही खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उसके लिए फ्रूट्स भी लेता हुआ चला गया था और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखा और देखा कि आज पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया हूँ। ये देखकर मेरी माँ हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले मैं इतना ज़्यादा सामान लेकर कभी भी घर में नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी कि तुम ये सब कुछ कैसे लेकर आए हो? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। माँ तो माँ होती है और माँ के सामने मैं क्या झूठ बोल सकता था। हाथ धोते हुए मैं माँ से कहने लगा, माँ, मेरी जॉब लग गई है। उन्होंने मुझे एडवांस दिया है। बस इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए सामान लेकर आ गया हूँ।
मैंने सोचा कि बाज़ार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वो बेचारी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी और आज तो उसे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। मेरी माँ मेरी नौकरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि भगवान तुम्हें इसी तरह से कामयाब करे। देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरी बहन ने मेरे लिए खाना लगाया और हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था। उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के वो मुझे 5 लाख रुपए दे रही थी। क्या यह बात सच थी या फिर वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? अब जो भी था, ये सच तो कल ही खुलने वाला था। मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने माँ से कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नौकरी लग गई है, बस वहीं जा रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा भाग्य बदल जाएगा। मेरी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल आया था। रिक्शा पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। मैं उस औरत के घर पहुंच चुका था। उस औरत का घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर इस घर को देखा। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक महल था। इतना ज़्यादा खूबसूरत घर था, शायद इतना बड़ा खूबसूरत घर पहली बार देखा था। लेकिन मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे कर सकती है। मैं उस औरत के घर के बाहर खड़े होकर ही उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने मेरी कॉल रिसीव की और कहा कि तुम कहाँ पर हो। मैंने उसे बताया कि मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। तो उसने शॉक्ड होकर कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं डरते डरते हुए घर के अंदर चला गया था। ऐसे घर तो मैंने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। आज मैं पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद था। घर के अंदर गया तो वो औरत मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। आज तो उसने बहुत ही छोटा ब्लाउज पहना हुआ था और उसकी साड़ी का पल्ला भी उसके कंधे पर नहीं था। पता नहीं वो मुझे क्या समझ रही थी। मैंने उसे कहा, मैडम, आपको मेरे सामने ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो मेरे कहने के मुताबिक ही काम करना होगा। उसने मुझसे कहा कि अच्छा चलो तुम बैठ जाओ। उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं तो जितना हैरान होता मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मगर वो औरत कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम तुम्हें रात को शुरू करना है। तब तक तुम्हें यहीं पर रहकर टाइम काटना होगा। इस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया था और मुझे बार बार यहाँ पर कुछ न कुछ खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। आखिरकार मैं भी लड़का था, फीलिंग्स पर कंट्रोल फिर कब तक रख सकता था। मैंने सोचा कि जितनी खूबसूरत ये औरत है, इसकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत होगी और उसकी माँ मुझे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही है, तो फिर मैं इस काम के लिए मना क्यों करूं? मैं वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस औरत की बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नज़ारा मेरे होश उड़ा रहा था। कमरे को इस तरह से सजाया गया था जैसे यहाँ पर आज मेरी सुहाग रात हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जो लड़की थी ये सो रही थी। ये सो क्यों रही थी, या फिर ये ज़रूर बेहोश थी। मैंने उसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि ये लड़की क्यों सो रही है।
वो धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा गया है तुम सिर्फ वही करो और फिर जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे आकर पैसे ले जाना। वह औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर वहाँ से चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई थी। मैं चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे मैं भी देखने लगा था। मैं खुद पर कंट्रोल करना चाह रहा था। फिर जिस काम के मुझे पैसे दिए गए थे, मैंने इस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और वो लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ ना जाने किस सोच विचार में टहल रही थी। शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया था और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वो घूरते हुए नज़रों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उससे कहा कि मैडम, आपका काम हो चुका है। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो औरत कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं है ना? उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया? तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की ना? मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, वो बेचारी तो बेहोश ही है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये सुनकर तो उसने खुशी से अपने पास मौजूद 5 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए थे। वो कहने लगी कि जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नज़र मत आना और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। ये भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और तो और इस काम में तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। मैं उस औरत की हर बात को सुनकर वहाँ से निकल आया था। बैठे बिठाए मुझे 5 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी दूर चली जाएगी। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर अचानक सोच में पड़ गई थी। अभी रात ही हुई थी जब मुझे उस औरत की दोबारा से कॉल आई। वह औरत कॉल करते ही कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह से भी पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे, मगर जिस तरह की मेरी बेटी की यह हालत हो रही है, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मैं फ़ोन बंद कर चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही टाइम आने पर ये वीडियो भी उस औरत की जेब से पैसे निकलवाने के लिए मेरे काम आने वाली थी। मेरे दिल में तो लालच जाग उठा था जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। मैंने जो टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह मैं एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अगली सुबह मैं उठा और दोबारा वहीं पर उस औरत के आलीशान बंगले पर चला गया। लगभग 7 बजे का टाइम था। उस टाइम तो अमीर लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते थे। मैंने बाहर आकर एक नंबर पर कॉल की तो थोड़ी देर के बाद उस घर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वो घर से बाहर निकल गई थी और वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने अपने किसी फ्रेंड से थोड़ी देर के लिए उधार मांगी थी। मुझे अब सीधा कोर्ट जाना था, जहाँ मैं इस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने उस लड़की को देखा तो वो अपने चेहरे को झुकाकर खड़ी हुई थी। उस लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी और उसका नाम अंजलि था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भी थे। जो कदम वो मेरे साथ उठाने जा रही थी वो उसकी ही भलाई के लिए था। मगर अफसोस, कल के गुजरे हुए हालात हमें याद आने लगे। उसके बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। कुछ देर बाद कानूनी तौर पर हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मैं उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता था। वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जब उसने कोर्ट मैरिज के पेपर पर साइन किए थे वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी, मगर ऐसा करना भी तो बहुत ज़रूरी था। कल रात जब मैं
कमरे में गया था तो वो औरत जब कमरा बंद करके वहाँ से चली गई थी तो मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं क्या, कोई भी लड़का उसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत मुझे नज़र आ रही थी और उसकी शराफत देखकर मेरा दिल मुझे गलत काम करने से रोक रहा था। मैं भी तो बहुत ज़्यादा मजबूर था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैं कमरे में इधर उधर टहल टहल कर सोच रहा था कि भगवान मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे कि मैं कुछ गलत भी ना कर सकूं और मुझे पैसे भी मिल जाएं। अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक मुझे टेबल पर एक डायरी रखी हुई नज़र आई। ये डायरी ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस डायरी को शायद इस लड़की ने अपने हाथ से ही बनाया था। मैंने डायरी को खोला और पढ़ने के लिए बैठ गया। उस डायरी में उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और उसकी ज़िंदगी की कहानी भी थी। इस डायरी में लिखा हुआ था कि ये औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यह साबित किया हुआ है कि मैं पागल हूँ और ये मुझे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जहाँ पर मेरे अपने ही मेरा यकीन ना करें। ये औरत हमेशा मुझे मेरे पिता की नज़रों में गिराने के लिए तैयार रहती हैं। मेरे पिता मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। उन्हें भी यही लगता है कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसी हरकतें करने लगी हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये औरत मुझे घर से निकालकर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। और भी इस डायरी में बहुत सी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दहल गया था। इस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत कर चुकी हैं। अब मेरे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति ख़त्म हो गई है। अब आगे अगर उसने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की और मेरे पिता की नज़रों में मुझे गलत साबित किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था। वो बेचारी बचपन से ही बहुत परेशान थी। मुझे उस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और अब उसकी सौतेली माँ थी कि उसने मुझे काम दिया था कि मैं उसके साथ एक रात गुजारूं। मैं समझ गया था कि उसकी माँ उस पर गलत आरोप लगाकर उसे बदनाम करना चाहती है ताकि वो अपने पिता की नज़रों में गिर जाए और उसका पिता अपनी जायदाद से अपनी बेटी को बेदखल कर दे। भले ही मैं उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे ये काम करने से रोक रही थी। अब तो मैं समझ गया था कि अगर उस लड़की के साथ और ज़्यादा गलत किया गया तो ये लड़की अपनी जान ले लेगी और मैं एक मासूम लड़की को अपनी वजह से मरने नहीं देना चाहता था। अगर वो होश में होती और अपनी मर्जी के साथ ही सब कुछ करती तो भी शायद मेरी ईमानदारी मुझे उसके साथ सब कुछ करने से रोक लेती, मगर वो बेखबर सो रही थी। हो ना हो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको बेहोश किया है ताकि जब उसे होश आए तो उसकी इज्जत लुट चुकी हो। लेकिन ये औरत इस बेचारी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई थी। वो औरत जैसी भी थी तो उसकी माँ ही, और फिर एक औरत ही दूसरी औरत की इज्जत खराब करने पर तुली हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करने का फ़ैसला कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने उसे उठाने की कोशिश की मगर वो जाग ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद बार बार आवाज़ों की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वो जागी उसने अपने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वो बहुत घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो चीख कर मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज़ भी उसके जैसी ही प्यारी थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक औरत होते हुए इतनी भी गिर सकती है। सही कहा है किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली ही होती हैं। वो कभी भी आपके साथ सगे जैसा बिहेव नहीं कर सकती। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की बीमारी के कारण मौत हो गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पर जान न्यौछावर करते थे।
हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो उनकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वो मेरे पिता ने मेरी माँ के इलाज पर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया और वो इसी गम में बर्बाद होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता बर्बाद होते चले गए। ये बंगला मेरे नाम था, मैं इस बंगले की मालकिन थी और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी पत्नी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पिता का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पिता के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि उन्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। अब मेरी उम्र 15 साल हो गई थी और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी और इसी तरह मेरे पापा की शादी इस औरत के साथ हो गई, क्योंकि ये मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और ये तलाकशुदा भी थी और इस औरत के पति ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पिता ने शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि ये औरत मेरे पापा और उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन उस औरत ने घर में आने के बाद एक के बाद एक मेरे खिलाफ़ चाल चली, क्योंकि वो औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो बची कुची प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी था वो यही है। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, वो काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिजनेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन उस औरत को हमेशा यही बात खलती रही कि ये बंगला उनके पति की बेटी के नाम क्यों है। हालांकि वो अब मेरे पिता की पत्नी बनकर इस घर में आ गई थी, तो ये बंगला उनके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वो औरत हर बार मुझे धुतकार देती थी। मेरे पिता के सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके पीछे मुझ पर अत्याचार करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी तरह से मेरी उम्र 18 साल हो गई और उस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा लगा कर मेरे पिता को मेरे खिलाफ़ कर दिया। कभी कभी मेरे पिता मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी कभी वो मुझ पर उस औरत के लिए हाथ भी उठा दिया करते थे। इस औरत ने मेरी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें मेरे पिता को बताई कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और फिर मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 2-3 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मेरे पिता मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अभी तक मेरे पिता के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन वो औरत यही चाहती है कि मेरे पिता मुझसे मेरी जायदाद लेकर उस औरत के नाम कर दे, क्योंकि वो उनकी पत्नी बनकर इस घर में आज भी है और उस पर उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उनके नाम हो जाए। अगर मैं उनको अपना बंगला भी दे दूं तो वो औरत बदले में मुझे प्यार दे, लेकिन वो औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वो मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उनके नाम अपना बंगला करवा दिया तो वो मुझे और मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। वो मेरी ज़िंदगी पहले ही काफ़ी ख़राब कर चुकी है, क्योंकि वो मुझे पागल साबित कर चुकी है, मेरे पिता को मेरे खिलाफ़ कर चुकी है और तो और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बिल्कुल बंद हो गया। इसलिए उस औरत ने ये चाल चली कि वो तुम्हें मेरे कमरे में रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लग रहे होंगे, ताकि वो सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पिता को दिखाएं और अब की बार मेरे पिता मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल देंगे और वो औरत इस घर में खुशी खुशी ऐश करेगी। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, कहने लगी मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये औरत मेरे पिता को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा,
तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में तुम्हारी डायरी ने सब कुछ बता दिया है। वो कहने लगी, तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं। मैंने फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया और मैं शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसकी माँ से पैसे लिए थे और वहाँ से निकल आया था। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक उस लड़की अंजलि ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो मुझे उस औरत ने फ़ोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं उसे अपने साथ ले आया था और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अंजलि का पिता 2 दिन के लिए अमेरिका गया हुआ था। जब 2 दिन के बाद अंजलि का पिता घर आया तो अंजलि की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुंह काला किया है। अब जल्दी से इसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। अंजलि की माँ ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चली ही नहीं क्योंकि मैंने कैमरे का तार डिस्कनेक्ट कर दिया था। जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि अंजलि मुझे बता चुकी थी इस कमरे में ज़रूर कैमरे होंगे। और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत था जिसने अंजलि की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया। मैं अंजलि के पिता के घर पहुँचने से पहले ही उनको उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज चुका था। जब अंजलि की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मैं ऐसा ही चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वो फूट फूट कर रोए, और वो इसी तरह से रो रही हैं। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे और ले लेना। ये पूरी बात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग मैंने अंजलि के पिता को भेज दी थी। अंजलि के पिता ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और उसे वो रिकॉर्डिंग सुना दी। अंजलि की माँ को ये उम्मीद नहीं थी कि अपने बिछाए हुए जाल में वो खुद भी फंस सकती है। अंजलि ने भी सब कुछ सच बता दिया था और कहा था कि वो मेरे साथ शादी कर चुकी हैं। मैं भी मौके पर पहुंच गया और मैंने कहा कि इस औरत ने मुझे इस गलत काम के लिए पैसे दिए थे। अंजलि के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। अब अंजलि की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं और अंजलि के पिता ने खुशी खुशी मेरी और अंजलि की शादी धूमधाम से कर दी। जरूर मेरे दिल में लालच आ गया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत खराब नहीं कर सकता था। मेरी ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी चुपके शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा देता, और यही हुआ। उन्होंने खुशी खुशी मेरी और अंजलि की शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि अंजलि खूबसूरत होने के साथ साथ एक संस्कारी और अमीर पिता की बेटी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अंजलि के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अंजलि के पापा ने मुझे अपने साथ काम पर रख लिया था। धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी सुधरने लगे हैं और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।